हर कॉलेज में एक दोस्त ऐसा होता है जो हद से ज्यादा जिगर वाला बनता है। ऐसा ही था आदित्य। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर और आखिरी ट्रिप से पहले उसने सबको एक चैलेंज दिया। चलो कोठी नंबर 93 चलते हैं। जो वहां पूरी रात रुका वही असली मर्द। कोठी नंबर 93 बुराड़ी के पास एक सुनसान जगह। लोग कहते हैं वहां कोई नहीं टिकता। जो भी अंदर गया या तो बदला हुआ निकला या फिर कभी नहीं निकला। लेकिन दोस्तों को लगा अफवाह है और 4 लोग चल पड़े। आदित्य, रिद्धि, करण और नीहल। कोठी दिखने में किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। 3 मंजिलें, झाड़ियां, टूटी बालकनी और हर खिड़की जैसे चुपके से देख रही हो। रात के 9 बजे दरवाजा खोला, वो खुद ही खुल गया, जैसे कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक सी महसूस हुई। बिजली नहीं थी, लेकिन दीवारों पर लगे पुराने बल्ब कभी कभी झपकते थे। नीहल बोला, भाई ये वाइब कुछ तो गड़बड़ है। रिद्धि हंसी, डरपोक। पर तब किसी ने नहीं देखा। ऊपर की मंजिल से कोई झांक रहा था। चारों ने नीचे हॉल में अपना कैमरा सेट किया, बैग रखे और थोड़ी मस्ती शुरू की। आदित्य बोला, चलो अलग अलग एक्सप्लोर करते हैं, फिर वापस यहीं मिलते हैं। कर्ण और रिद्धि ऊपर गए, आदित्य बेसमेंट में और नीहल वहीं रह गया। रिद्धि और कर्ण को एक कमरा मिला जिसमें हर दीवार पर बच्चे की तस्वीरें थीं, लेकिन सभी आंखों पर कालिख पोती गई थी। नीचे आदित्य को बेसमेंट में एक जला हुआ झूला मिला और एक लाल ड्रेस पहनी गुड़िया जिसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। नीहल को तब हॉल में एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला जो अपने आप चल पड़ा। तुम वापस नहीं जा पाओगे, नीहल घबराकर चिल्लाया। बाकी सब दौड़े। मजाक कर रहा है, आदित्य बोला। नीहल ने कहा, मैंने टेप नहीं चलाया, पर उसमें किसी की आवाज थी। रिद्धि ने ताना मारा, अगर डर लग रहा है तो वापस चला जा। लेकिन तभी झूमर गिरा, बाल बाल बचे सब, और ऊपर से जोर की दौड़ती आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ दौड़ रहे हों। चारों ने ऊपर भागकर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ एक बंद दरवाजा जिस पर खून से लिखा था, 93 में जो आया वही यहीं का हो गया। डरते डरते सब वापस लौटे, लेकिन अब बैग गायब थे। कैमरा टूटा हुआ और बाहर का दरवाजा बंद। खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। कर्ण ने कहा, अबे ये कुछ प्लान लग रहा है किसी का, कोई प्रैंक शो होगा। पर तभी बगल की दीवार से खून बहने लगा। मैंने देखा नहीं कि वो दीवार जिंदा थी, नीहल फुसफुसाया। रिद्धि घबरा गई। आदित्य बोला, शांत रहो, हम सब साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पर तभी कर्ण गायब हो गया। पल भर में वो बस सामने था और अब जैसे हवा में घुल गया। अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। वे कर्ण को आवाजें लगा रहे थे, लेकिन जवाब हर दिशा से आने लगा। कर्ण, कहां है तू? हर दिशा से उसकी आवाज। मैं नीचे हूं। नहीं, ऊपर, पीछे मत देखना। वे बेसमेंट की ओर भागे, जहां उन्हें एक दरवाजा मिला जो पहले नहीं था। जैसे ही वो दरवाजा खोला, सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। दीवारों पर किसी ने नाखून से लिखा था, मैं जिंदा हूं, लेकिन अंधेरा अब मेरी आंखों में है। तभी एक धीमी घुटी हुई आवाज आई, रुको, मत आओ, मैं अब कर्ण नहीं हूं। आदित्य ने रिद्धि और नीहल को ऊपर खींचा। अब उन्हें समझ आ चुका था, ये कोठी किसी प्लान का हिस्सा नहीं, ये कोई खेल नहीं। रात के 3 बज रहे थे। रिद्धि रोने लगी। मैंने कुछ देखा है, एक औरत, वो आईने से निकलकर मेरे अंदर घुस गई। रिद्धि की आंखें अब लाल थीं। नीहल धीरे से बोला, तू रिद्धि नहीं है। और तभी
रिद्धि ने खुद को दीवार पर पटका और मुस्कुराई। अब ये मेरा शरीर है। आदित्य अब अकेला था। नीहल बेहोश, रिद्धि अब वो बन चुकी थी। उसने कमरे में भागते हुए एक पुरानी डायरी देखी जिसमें लिखा था, यह कोठी एक अनुष्ठान स्थल थी। 93 आत्माएं यहां बांध दी गई थीं। हर नए आगंतुक में एक आत्मा घुसती है। अब आदित्य जान चुका था वो रिद्धि नहीं बच सकती। अगर वो खुद को बचाना चाहता है तो उसे सुबह होने से पहले कोठी के तिलिस्मी कमरे को आग लगानी होगी। तीसरी मंजिल पर एक भारी दरवाजा मिला जो धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर चारों ओर हड्डियों का घेरा था और बीच में एक तांबे की चौकी। उस पर एक मुर्दा बैठा था, सड़ा गला, लेकिन आंखें खुली थीं। उसके हाथ में वही लाल कपड़े वाली गुड़िया शिकायत बांधी थी जो बेसमेंट में मिली थी। आदित्य ने साहस जुटाकर उस चौकी को तोड़ना शुरू किया। तभी पूरी हवेली थरथराने लगी। नीचे से रिद्धिया, जो भी उसके शरीर में था, चीखने लगी, रुक जा, ये चक्र जलाया नहीं जा सकता, अब तू भी हमारा हिस्सा है। आदित्य ने अब सब कुछ समझ लिया था। अगर ये चक्र नहीं जला तो वह भी 93वीं आत्मा बन जाएगा। उसने कमरे के कोने में रखा मिट्टी का तेल उठाया और कांपते हाथों से उसे पूरे तांत्रिक चक्र पर उड़ेल दिया। धीरे से माचिस निकाली, एक तीली जलाई और आग लगा दी। जैसे ही चक्र में आग लगी, हवेली में भूचाल आ गया। छतें हिलने लगीं, दीवारें कांप उठीं और हर कोने से चीखें गूंजने लगीं, जैसे कोई 100 साल पुराना गुस्सा एक साथ बाहर निकल आया हो। नीचे से रिद्धि की आवाज आई, तूने हमें धोखा दिया, मैं लौटूंगी। उसी वक्त निहल को होश आ गया। उसने आदित्य को देखा और चिल्लाया, भाग, अब नहीं रुक सकते। दोनों बाहर की ओर भागे। पीछे कोठी जल रही थी और आग के बीच एक छाया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, जैसे वो जानती हो ये अंत नहीं था। सुबह जब गांव वालों को जानकारी दी गई, पुलिस आई, पर वहां सिर्फ राख थी। कोठी नंबर 93 अब जल चुकी थी। ना कोई सबूत, ना कोई शव। रिद्धि की लाश कभी नहीं मिली। कर्ण गायब। आदित्य और नीहल ने कसम खाई, इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हर साल 7 मार्च की रात नीहल की आंखें अपने आप लाल हो जाती हैं और वह रिद्धि की तरह मुस्कुराने लगता है। लोग कहते हैं बुराड़ी के पास एक खाली जमीन है जहां हर साल 17 मार्च को कुछ जलता है। ना कोई दीवार, ना दरवाजा, सिर्फ राख और एक धीमी धीमी हंसी। अगर तुम कभी उस ओर से गुजरो और किसी बच्ची की खिलखिलाहट सुनाई दे तो रुकना मत, क्योंकि कोठी नंबर 93 अब भी जिंदा है। वो हर उस इंसान का इंतजार कर रही है जो खुद को बहादुर समझता है। और जब तुम अंदर जाओगे तब शायद अगली कहानी तुम्हारे बारे में होगी।